हम ये अनुमति नहीं दे सकते कि दुनिया का सबसे खतरनाक शासन दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार भी रखे। इसलिए हमने ईरान पर एक सटीक हमला किया। 1 मिनट में हमने ईरान के 40 से अधिक उच्च अधिकारियों को खत्म कर दिया, जिसमें ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई भी शामिल थे, जिन्हें हमने खत्म कर दिया। 1 मिनट 60 सेकंड उतना समय है जितना आप एक कॉफी बनाने, एक संदेश भेजने या एक गलियारा पार करने में लगाते हैं। 1 मिनट में वो देश जिसने दशकों तक मध्य पूर्व को आतंकित किया, अपने सभी नेताओं को एक साथ खो बैठा। मुझे लगता है कि इसकी कहानी अभी भी सुनाई जाएगी। इतिहास में इस बारे में किताबें लिखी जाएंगी कि हमने क्या हासिल किया, कितने सारे नेताओं को हमने 1 मिनट में खत्म कर दिया। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? कल्पना कीजिए एक ऐसा पड़ोसी जो 40 सालों तक आपके पूरे परिवार की मौत की कामना करता रहा हो, और वो पड़ोसी हर दिन चिल्लाता था, मौत मौत मौत। लेकिन वो पड़ोसी अब ऐसे तरीके ढूंढ रहा है जिससे वो अपने पड़ोसियों के परिवार को मारने की अपनी इच्छा को सच कर सके। इस सवाल का जवाब आपको कुछ मिनटों में मिल जाएगा, लेकिन किसी भी आंकड़े, किसी भी हमले या किसी भी बम से पहले समझें, ये कहानी मिसाइलों की नहीं बल्कि उस भ्रम की है जब आप खुद को सुरक्षित समझते हैं लेकिन असल में नहीं होते। जैसा कि आपने अखबारों में देखा ही होगा, 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दशकों में इस क्षेत्र में सबसे बड़ा समन्वित सैन्य अभियान शुरू किया। अमेरिकियों ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा, जबकि इजरायलियों ने इसे ऑपरेशन रोअरिंग लायन कहा। इसका उद्देश्य कहना तो आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल। ईरानी खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन इस ऑपरेशन में कुछ ऐसा है जो 3000 लक्ष्यों पर हमले, डूबे हुए जहाज़ों और तबाह हुई फैक्ट्रियों से कहीं आगे जाता है। इस ऑपरेशन को बाकी सबसे अलग बनाता है वो है कि इजराइल को ईरान के बारे में क्या पता था और ईरान को ये नहीं पता था कि इजराइल को क्या पता है। उस बंकर में क्या हुआ, ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ईरान खुद को कैसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। देखिए, ईरानी नेताओं को इजराइल से सच में और जायज डर था। सालों के दौरान इजराइल ने ईरान की अपनी ही जमीन पर लक्ष्यों को ढूंढने और खत्म करने की डरावनी क्षमता दिखाई थी। परमाणु वैज्ञानिकों को उनके घरों में मार दिया गया, उपकरणों को उन ठिकानों के अंदर नष्ट कर दिया गया जिनके बारे में ईरान को लगता था कि किसी को पता ही नहीं है कि वे कहाँ हैं। कार्रवाइयों ने साफ संदेश दिया, कोई जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से ईरानी नेताओं ने एक ऐसा फैसला लिया जो समझदारी भरा लगता था। उन्होंने लगभग पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संवाद करना बंद कर दिया। न ईमेल, न मैसेजिंग ऐप, न मोबाइल फ़ोन से कॉल। उन्हें पता था कि इजरायली हैकर बहुत ज़्यादा उन्नत है। कोई भी डिजिटल संकेत दुश्मन के लिए खुली खिड़की जैसा था। इसलिए वे फिर से बुनियादी तरीकों पर लौट आए। आमने सामने बैठकर मीटिंग करने लगे, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक निशान के। समस्या ये थी कि इस फैसले ने एक पैटर्न बना दिया और पैटर्न को ट्रैक किया जा सकता है। हर बार जब ईरानी नेता कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता था तो उन्हें एक ही समय पर शारीरिक रूप से एक ही जगह पर होना पड़ता था। इजराइल ने इन पलों को पहचानना सीख लिया। यह जानना सीख लिया कि कब कोई बैठक हो रही है और जब भी पहचानता हमला कर देता था। यह एक अदृश्य जाल था। ईरान ने अनजाने में एक डिजिटल खतरे को एक भौतिक खतरे से बदल दिया था। तकनीक से बचते हुए उसने एक पूर्व अनुमेय दिनचर्या बना ली थी और इतनी उन्नत इजरायली खुफिया एजेंसी के लिए पूर्वानुमानित दिनचर्याएं किसी भी इंटरसेप्ट किए गए संदेश से
कहीं अधिक मूल्यवान होती हैं। नतीजा हमेशा एक सा होता था। हर बार जब ईरानी नेता आमने सामने मिलते थे, इजराइल पहले से ही तैयार रहता था। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात थी जो ईरान नहीं जानता था। तेहरान के केंद्र के नीचे एक बंकर था, और वो कोई आम बंकर नहीं था। यह शासन की सबसे सुरक्षित संरचना थी, जिसे वर्षों में बनाया गया था। इसमें करोड़ों डॉलर का निवेश किया गया था। इसे किसी भी हवाई हमले से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। ये खामने की सबसे उच्च सुरक्षा परियोजना थी। बंकर ठीक उसी परिसर के नीचे था जहां आयतुल्ला काम करते थे। ये सतह के परिसर से भी बड़ा था और ईरान की राजधानी के केंद्र की कई सड़कों के नीचे फैला हुआ था। इसमें कई स्वतंत्र प्रवेश द्वार थे, कई आपातकालीन निकास थे और शासन के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष बैठक कक्ष थे। खामनेई ने वह संरचना यह सोचकर बनवाई थी कि कोई उसकी मौजूदगी के बारे में नहीं जानेगा, या फिर अगर किसी को पता भी चल गया तो भी किसी के पास उसे नष्ट करने की पर्याप्त तकनीक नहीं होगी। वो दोनों मामलों में गलत था। इजराइल न सिर्फ जानता था कि वह बंकर मौजूद है, बल्कि इजराइल को उसके अंदर का पूरा हाल भी पता था। हमले के बाद इजरायली सेना ने बंकर के अंदर की 3D तस्वीर जारी की। वहाँ सब कुछ था, पूरी संरचना, हर स्तर की सटीक गहराई, हर गलियारे की चौड़ाई, हर मीटिंग रूम का सटीक स्थान। फिर एक ऐसे विवरण में जिसने दुनिया भर के विश्लेषकों को चौंका दिया, अंदर की दीवारों पर टंगे पोस्टर दिखाई दिए। सोचिए इसका क्या मतलब है। ये जानने के लिए कि एक अति गुप्त भूमिगत बंकर के अंदर कौन से पोस्टर टंगे हुए थे, वहाँ कोई होना चाहिए था, या ऐसे व्यक्ति तक पहुँच होनी चाहिए थी जो गया हो। ये जानकारी कंप्यूटर से नहीं ली गई है, न ही ड्रोन से, न ही सैटेलाइट से। ये एक मुखबिर है जो दुश्मन शासन के दिल में है, सत्ता के इतना करीब कि उसे दीवारों की सजावट तक पता थी। ईरान का सबसे बड़ा रहस्य पूरी तरह से उजागर हो चुका था, लेकिन ईरान को इसका पता नहीं था। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। जरा सोचिए, अगर इजराइल को उस बंकर की हर एक जानकारी थी तो उसने शुरुआत में ही उस बंकर को क्यों नहीं तबाह कर दिया? इंतजार क्यों किया? क्योंकि इजराइल इस जानकारी का उपयोग सिर्फ इमारत गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसमें जाने वालों को खत्म करने के लिए कर रहा था। अगर इजराइल को उस बंकर की हर एक जानकारी थी, तो जब पहली मिसाइलें आईं, तो खामनेई उसमें क्यों नहीं थे? इसका जवाब एक भ्रामक ऑपरेशन में छुपा है, जो सैन्य इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। ऑपरेशन शुरू होने से 24 घंटे पहले इजराइल और अमेरिका ने सावधानी से तैयार की गई भ्रामक योजना को अंजाम दिया। उद्देश्य यह था कि ईरान को यह विश्वास दिलाया जाए कि कोई हमला नहीं होने वाला है, कि वह रात भी बाकी रातों की तरह सामान्य होगी। ईरानी खुफिया एजेंसी के पास इजरायली सैनिकों के व्यवहार की निगरानी करने के तरीके थे। वे उनके पैटर्न पर नजर रखते थे। उन्हें पता था कि किसी बड़े ऑपरेशन से पहले कमांडर किरिया में मौजूद रहते हैं, जो इजरायली सेना का मुख्यालय है। ये कुछ अमेरिकी पेंटागन जैसा है। जब जनरल वहां होते थे तो ये एक चेतावनी का संकेत होता था। ये एक पैटर्न था जिसे ईरानी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए इजराइल ने इस संकेत को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। एक शुक्रवार की रात इजराइल की रक्षा बलों के मुख्य जनरल अपने परिवारों के साथ शबात डिनर के लिए घर चले गए। कमांड से दूर, किसी भी संकेत से दूर कि कुछ होने वाला है। ईरानी खुफिया एजेंसी ने देखा और स्पष्ट निष्कर्ष निकाला। शुक्रवार रात डिनर पर घर में मौजूद जनरल कोई ऑपरेशन शुरू करने वाले नहीं हैं। ईरान ने राहत की सांस ली। उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ घंटों में सार्वजनिक बयान दिए, जो सभी इस झूठी सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए सोचे समझे गए थे। हर शब्द को इस भ्रम को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें काम पे जाना है, हमें काम पे जाना है। नतीजा वही था जो योजनाकारों को उम्मीद थी। खामनेई बंकर में नहीं गए, वे सतह पर बने परिसर में ही रहे, इस विश्वास के साथ कि वो रात
शांतिपूर्ण होगी। जब पहले इजरायली विमान तेहरान के ऊपर पहुंचे तो वो खुले में थे और शुरुआती हमले में ही मारे गए। खामनेई की मौत का तत्काल और घातक असर उन नेताओं पर पड़ा जो पहले हमले में बच गए थे। वे बंकर में चले गए। तर्क स्वाभाविक था कि खामनेई की मौत इसलिए हुई क्योंकि वे भूमिगत सुरक्षा में नहीं गए थे। नतीजा साफ था, बंकर ही सुरक्षित जगह थी, वही भागना था। सोचिए, ईरान का सबसे ताकतवर नेता अभी अभी मारा गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें। संचार व्यवस्था ठप हो रही है, मिसाइलें आ रही है और शासन के सबसे ताकतवर लोग उस इकलौती जगह भाग रहे हैं जहां वे खुद को सुरक्षित मानते हैं। वो बंकर जिसे बनाने में सालों और करोड़ों रुपए लगे, वो जगह जिसे खामनेई को कभी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब वही जगह एकमात्र रास्ता लग रही थी। सेना के प्रमुख, खुफिया प्रमुख, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर, ईरानी वायुसेना के कमांडर, शासन के सबसे ताकतवर 40 अधिकारी एक ही जगह पर सबसे बड़े संकट के समय इकट्ठा हुए, उस संरचना में सुरक्षा ढूंढते हुए जिसे वे अजेय मानते थे। जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये थी कि इजराइल ने उस बंकर के हर मीटर को मैप कर लिया था, उसकी सटीक गहराई जानता था, सबसे कमजोर संरचनात्मक बिंदुओं को पहचानता था और पूरी तरह से और अपूरणीय रूप से उसे नष्ट करने का तरीका भी जानता था। इजरायली वायुसेना के 50 जेट विमानों ने 1 मिनट से भी कम समय में उस जगह पर लगभग 100 बम गिराए। ईरानी शासन के 40 या शायद उससे भी ज्यादा प्रमुख नेताओं को खत्म कर दिया गया। ईरान की सबसे बड़ी ढाल, ईरान का सबसे बड़ा जाल बन गई थी। इसके बाद जो हुआ वह ऐसा संकट था जिसकी शासन ने न कल्पना की थी न समाधान पता था। ईरान को एक नए सर्वोच्च नेता की जरूरत थी। देश का संविधान इसकी मांग करता था। बिना सर्वोच्च नेता के शासन सब कुछ का केंद्र खो देता। वो व्यक्ति जो हर महत्वपूर्ण फैसले में अंतिम निर्णय देता था। लेकिन एक समस्या थी जो कानून नहीं सुलझा सकता था। वह पद कोई लेना नहीं चाहता था। 2 आयतुल्लाह को यह प्रस्ताव दिया गया। दोनों ने मना कर दिया। वजह सीधी और डरावनी थी। जो भी व्यक्ति उस पद को संभालता वह तुरंत ही इजराइल का नंबर 1 निशाना बन जाता और पूरे ईरान में हर कोई जानता था कि इसका असल मतलब क्या है। इजराइल ने दिखा दिया था कि वह शासन के सबसे गुप्त बंकरों के अंदर क्या हो रहा है ये जानता है। उसने दिखा दिया था कि वो 60 सेकंड से भी कम समय में 40 नेताओं को खत्म कर सकता है। उसने दिखा दिया था कि कोई भी पद, कोई भी सुरक्षा और राज उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। उस समय सर्वोच्च नेता की उपाधि स्वीकार करना लगभग अपनी ही मौत की सजा पर हस्ताक्षर करने जैसा था। नए नेता को चुनने के लिए जिम्मेदार समूह, विशेषज्ञों की सभा जो शासन के वरिष्ठ धार्मिक नेताओं से बनी थी, उसने अपनी बैठकें वर्चुअल कर दी और दूर से मतदान अपनाया। इसके सदस्य एक ही समय पर शारीरिक रूप से एक ही स्थान पर होने से इनकार करते थे, क्योंकि अब सभी जानते थे कि जब ईरानी नेता आमने सामने मिलते हैं तो क्या होता है। शासन ने वह चीज खो दी थी जिसे कोई भी मिसाइल वापस नहीं ला सकती, वह भरोसा कि उनके पास कहीं सुरक्षित जगह है जहां वे मिल सके, फैसले ले और सरकार चला सके। और यह पतन सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहा। दशकों तक ईरानी शासन ने एक प्रभावशाली नेटवर्क बनाया था जो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। रणनीति सरल थी। सीधे युद्ध में शामिल होने के बजाय ईरान पड़ोसी देशों में सशस्त्र समूहों का निर्माण और वित्त पोषण करता था। ये समूह ईरान के नाम पर लड़ते थे, जिससे ईरान को अपने खुद के सैनिकों को मोर्चे पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूथी, इराक में मिलिशिया, इनमें से हर एक समूह को तेहरान से फंडिंग, हथियार और मार्गदर्शन मिलता था। सिर्फ पिछले साल ही ईरान ने इस नेटवर्क को चलाने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर आवंटित किए थे। यही नेटवर्क ईरान को एक साथ कई देशों में समस्याएं पैदा करने की अनुमति देता था, बिना अपनी खुद की सेना भेजे। ईरान दूसरे समूहों को अपने स्थान पर लड़ने के लिए वित्त पोषित करता था। ईरानी नेतृत्व के मारे जाने,
मिसाइल फैक्ट्रियों के नष्ट होने और शासन की फंडिंग बाधित होने के बाद इस नेटवर्क पर तुरंत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। ये समूह काम करने के लिए ईरान पर निर्भर थे। तेहरान से मिसाइलें न आने पर हथियारों का भंडार बढ़ना बंद हो गया और पैसे के बिना उनकी गतिविधियां रुक गईं। आदेश देने और समन्वय करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के बिना ये समूह अलग थलग पड़ गए। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, बजाय इसके कि वे एक टीम के हिस्से के रूप में काम करें। ईरान का विनाश सिर्फ एक देश का विनाश नहीं था, बल्कि ये सत्ता के पूरे नेटवर्क का विघटन था, जिसे बनाने में दशकों लग गए थे। और जानते हो सबसे अजीब बात क्या है? इस पूरी कहानी के केंद्र में एक विडंबना है। देखिए, ईरान ने अपनी हुकूमत के सबसे सुरक्षित बंकर को बनाने में सालों और करोड़ों की रकम लगाई ताकि वो ऐसे ही किसी मौके पर जिंदा रह सके। उन्हें यकीन था कि वो संरचना अजेय है। यही गारंटी है कि हुकूमत हमले के बावजूद भी कायम रहेगी। और सबसे बड़े संकट के वक्त जब 40 सबसे अहम नेता उस बंकर में सुरक्षा की तलाश में भागे, तो वहीं उन्हें अपना अंजाम मिला। हुकूमत का सबसे बड़ा राज ही उसका सबसे बड़ा जाल बन गया था। इजराइल ने अंधाधुंध हमला नहीं किया, उसने किस्मत पर भरोसा नहीं किया। सालों तक उन्होंने इतना गहरा और भीतर तक फैला खुफिया नेटवर्क बनाया था कि दुश्मन की सबसे सुरक्षित दीवारों के अंदर क्या हो रहा है ये भी उन्हें पता था। उन्हें पता था कि गुप्त भूमिगत बंकर की दीवारों पर कौन कौन से पोस्टर लगे हैं। उन्हें हर गलियारे, हर कमरे, उस संरचना के हर कमजोर बिंदु की जानकारी थी जिसे ईरान दुनिया से अदृश्य मानता था। और समय आने पर उन्होंने इन सब का ऐसा सटीक इस्तेमाल किया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। लेकिन शायद सबसे प्रभावशाली बात खुद ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि वो है जो पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखने पर सामने आता है। ईरान ने दशकों तक इजराइल को नष्ट करने की कोशिश की। मिसाइलों, सशस्त्र समूहों, बंकरों पर भारी धन खर्च किया और अंत में यही सब उसकी अपनी तबाही को तेज करने का कारण बना। मिसाइलें निशाने बन गई, सशस्त्र समूह निर्भर हो गए, उन्हें चलाने वाला कोई नहीं बचा और बंकर एक जाल बन गया। लेकिन अगर हम थोड़ा और करीब से विश्लेषण करें, ईरान की सबसे बड़ी गलती बम बनाना नहीं थी, बल्कि यह मान लेना था कि वह राज छुपा सकता है। बिना इंटेलिजेंस के शक्ति नहीं होती। वह एक भ्रम है जो नष्ट होने का इंतजार कर रहा है। और आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि एक शासन जो 1 मिनट में 40 नेताओं को खो देता है, उसके पास फिर से खड़े होने की ताकत बचती है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको असल में क्या हुआ समझने में मदद की, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो ये जानना चाहते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नए विश्लेषण मिस न करें। फिर मिलेंगे।